एक बेटा अपनी माँ के साथ में वृद्ध आश्रम पहुंचता है और वृद्ध आश्रम में जो महिला थी, जो कि नाम लिखती हैं, जो कि वृद्ध आश्रम में जो भी महिला पुरुष आते हैं उनको जो रखती हैं वहाँ पर, उनसे बात करते हैं। तो लड़का बोलता है कि मुझे अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ना है। तो वो महिला जो होती है रिसेप्शन पे जो बैठी होती है बोलती है कि सर अभी तो आज मैं नहीं कर सकती हूँ ये, क्योंकि यहाँ की जो हेड है वो बाहर गई हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि कॉल कर लीजिए, मुझे आज ही अपनी माँ को यहाँ पर वृद्धाश्रम में छोड़ के जाना है और आप इनको ले लीजिए, मुझे निकलना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो महिला से वो बार बार आग्रह करते हैं कि मैं दूर से आया हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे उनका नंबर दे दीजिए, जो मैडम है यहाँ की हेड, मैं उनसे एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, शायद वो मुझसे बात करके आपको शायद वो मान जाए। तो महिला बोलती है नहीं नहीं, उनका फ़ोन नहीं लगेगा और हम ऐसे उनको परेशान नहीं कर सकते, वो छुट्टी पर गई हुई हैं। ये बात तो महिला बोल देती है वहाँ पर। और फिर वो बोलती है कि रामू जाना सर के लिए चाय लेके आइए। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो चाय लेके आता है और वो मैडम बोल देती हैं आप बहुत दूर से आए हैं, थक भी गए होंगे, ऐसा करिए आप वहाँ पर एक रूम है वहाँ पर बैठ जाइए जाके, और जैसे ही वो टाइम होगा मैं आपको बताऊंगी। तो वो क्या करते हैं कि माँ और बेटा दोनों ही बैठ जाते हैं जाके रूम में। मैडम बोलती है कि आप बहुत दूर से आएंगे तो हम इतना कर सकते हैं आपके लिए कि आपको यहाँ रहने की व्यवस्था, आप दोनों लोग यहाँ पर रहिएगा और कल जैसे ही मैडम आएंगी मैं आपको यहाँ पर इनको रखने की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा मतलब कर देंगे, अदा कर देंगे। लेकिन बेटा बोला कि आप मैडम समझ नहीं रही हैं, मुझे बाहर जाना है, मुझे विदेश जाना है और 2 दिन ही बचे हैं मेरे पास में, माँ का वीज़ा नहीं बना था, इस वजह से माँ को यहाँ छोड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। और जैसे ही 1 साल बाद अगर माँ का भी वीज़ा बन जाएगा तो मैं माँ को अपने साथ ले जाऊँगा, मैं यहाँ हमेशा के लिए माँ को रखने नहीं आया हूँ, ऐसा वो लड़का और मैडम से बोलता है। मैडम बोलती है ठीक है सर, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी मजबूरी है, मैं आज नहीं इनका फॉर्म नहीं भर सकती हूँ, मैडम से ही बात करनी पड़ेगी, वो मैडम है नहीं, इसलिए आज रात आप यहीं रुक जाइए। जब ये बात बोलती कि आज रात मैडम यहीं रुक जाइए, तो लड़का थोड़ा सा गुस्से में हो जाता, अब कर भी क्या सकता है, माँ को छोड़ना मजबूरी है क्योंकि विदेश से ऑफर आया है और जाना है परिवार के साथ में, माँ का वीज़ा नहीं बन पाया है, माँ को ले जा नहीं सकते, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जाता है कमरे में और लैपटॉप निकालता है, अपने काम को करने लगता है। तभी एक कॉल आता है कि ऐसे ऐसे करके आपने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं, जल्दी से भेजिएगा। बोलते सॉरी सर मैं थोड़ा काम में बिजी था, मैं अभी भेजता हूँ, मैं अभी पूरी फाइल अभी भेज देता हूँ। उसके बाद वो लैपटॉप निकालता है और अपने काम को करने लगता है। उधर माँ शांत से बैठी थी, माँ बोलती कि बेटा भूख लगी होगी, खा लो, मैंने पराठे बनाए थे, और माँ अपने बैग से पराठे निकालती है, वो बेटा खा लो, माँ खिलाने लगती है। तो बेटा झुंझलाता है कि माँ आपको खाने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा कितना काम पड़ा हुआ, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ और आपको खाने की पड़ी है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। ये बात जब बेटा बोल देता है, माँ ने खुद के लिए भी निकाले थे कि पराठे कैसे भी करके मैं बच्चे को खिलाऊंगी और मैं भी खा लूँगी, लेकिन बेटा जब ऐसे बोलता है तो माँ पराठों को ऐसे ही लपेट के रख देती है बैग में, वापस रख देती है माँ और थोड़ा सा पुरानी यादों में चली जाती है। माँ सोचती है अपनी पुरानी यादों को, वो पुरानी यादों में खो जाती है, कैसे उसका जीवन रहा। सावित्री जो कि कम एज में उसकी शादी हो जाती है, सावित्री ससुराल में आई, एक गरीब परिवार से थी सावित्री, ससुराल में आई तो जो जिठानी थी वो अच्छे खासे परिवार से थी, पैसे वाले परिवार से थी, तो हमेशा जो सास का रौब था वो सावित्री पर ही चलता था। जिठानी से वो कुछ कभी ना कह पाती थी क्योंकि वो तुरंत जैसे ही वो बोलती तुरंत जवाब दे देती थी और एक शब्द भी जिठानी सास का बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब जिठानी का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती सास, तो सास का गुस्सा होता है वो सावित्री पर निकलता था। सावित्री सीधी कुछ कभी ना बोल पाती। जेठ अच्छी खासी कमाई करते थे, सावित्री के पति छोटी मोटी जॉब किया करते, इतना पैसा नहीं था। जैसा भी था चल रही थी जिंदगी। इधर सावित्री की शादी को 10 साल हो चुके थे, कोई बच्चे भी नहीं थे। सावित्री बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहा करती थी
कि भगवान अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है, कोई बांझ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सावित्री बहुत दुखी रहती थी और हमेशा पूजा पाठ करती, भगवान का ध्यान करती और बस एक ही प्रार्थना करती कि भगवान मुझे भी माँ बनने का सुख प्रदान करो। एक ही उसकी इच्छा थी और भगवान उसकी इच्छा पूरी भी कर देते हैं। 12 साल बाद सावित्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। जब पुत्र हुआ तो सावित्री बहुत खुश थी अपने जीवन में, क्योंकि पहली बार सावित्री के जीवन में खुशियाँ आई थी। यहाँ जो भी था, सास ससुर जेठानी से जो भी था, लड़ाई झगड़े सब में होते रहते हैं, लेकिन एक बच्चे के आने के बाद में सावित्री का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने बच्चे में मस्त व्यस्त खुश रहती, घर के काम करती। उसके बाद में सावित्री के जीवन में एक तूफान आता है। सावित्री के पति जब ऑफिस से घर आ रहे तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है और इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी पति की मौत हो जाती है। बच्चा 1 महीने का बच्चा था और सावित्री के जब पति नहीं रहते हैं तो मानो सावित्री की दुनिया ही उजड़ जाती है। उसके बाद में सावित्री बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। सास ससुर भी ताने मारने लग गए, जेठानी थी वो भी कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, अलग रहना है। और जेठानी अलग हो जाती है। थोड़े दिन बाद जो सास ससुर होते हैं वो भी उसको अलग कर देते हैं। अब सावित्री क्या करे, बच्चे को पालना है। उसके लिए अब सावित्री के जीवन में संघर्ष से भरा जीवन था। सावित्री उस गांव से बाहर निकल के आए अपने बच्चे को लेकर। सावित्री ने लोगों के घरों में चौका बर्तन चूल्हा रोटी बनाने का काम किया, दूसरे घर में काम करके आती है। सावित्री अपने बच्चे का पालन पोषण उससे करती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। सावित्री ने इतनी मेहनत की कि अपने बच्चे को कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। सावित्री ने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का सोचा। सावित्री एक पल को याद करती हैं। सावित्री कहती हैं कि एक बार सावित्री का बेटा, जबकि 8 साल का बेटा था, बेटा खो जाता है, पता नहीं चल रहा था बेटा कहाँ गया है। एक पल के लिए जब माँ की नज़रों से बेटा ओझल हो जाता है तो सावित्री परेशान हो जाती है और रोने लगती है, बेटा बेटा आवाज़ लगाने लगती है। बेटा भी थोड़ी देर के लिए जब माँ से अलग हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तुरंत माँ माँ पुकार के और बेटा मिल जाता है। सावित्री अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। पल भर के लिए बेटा दूर हुआ था, वो जुदाई बेटा और माँ नहीं सह पाते हैं। तभी दरवाजे पर आहट होती है, सर चाय। सावित्री अपनी यादों में खोई हुई थी। जैसे ही आहट हुई कि सर चाय, तुरंत सावित्री बोलती है बेटा यहाँ रख दो। अपने बेटे से बोलती है बेटा चाय पी लो। बेटा बोलता है कि माँ अभी मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा, आप पियो चाय। ऐसे करके बेटा और माँ, जो बेटा था वो अपनी काम में व्यस्त था। माँ चाय पीने लगती है और माँ अपने बेटे से बोलती है कि बेटा आपको याद है कि एक बार आप बचपन में खो गए थे, थोड़ी देर के लिए हमसे अलग हो गए थे और कितना रोए थे। तो बेटा बोलता है कि हाँ माँ, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ माँ, कि जब मैं तुमसे एक पल के लिए जुदा हो गया था मैं कितना रोया था। ये बात बेटा बोलता है तो माँ को थोड़ा लगता है कि मेरे बेटे को कुछ तो याद है। उसके बाद में बेटा अपने काम में लग जाता है, जो भी है। फ़ोन आता है, पत्नी का फ़ोन आता है। रोमा कॉल करती है, रोमा कहाँ पर हो, अभी तक आए नहीं हो। तो बेटा बोलता है कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, यहाँ पर माँ को आज इन्होंने नहीं लिया। बोले कि नहीं आज नहीं, आज इनकी जो मैन है वो नहीं आए हैं, तो कल माँ को मैं छोड़कर फिर मैं आता हूँ। ये अपनी पत्नी रोमा से वो कह देता है विशाल। उसके बाद में विशाल फिर से अपने काम में लग जाता है। यहाँ पर गुस्से में था विशाल, बोलता है कि ऐसी मैडम है ये और इतना समय लगा रही हैं, मैं ऐसे जो भी था कार्रवाई, जो भी कागजी कार्रवाई थी वो कर लेते और मुझे जाने देती। मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी तैयारियां करनी है, जाके मुझे विदेश जाना है। ये जब बोल रही तो जो मैडम थी वो बाहर दरवाजे पर सुन रही थी। उसके बाद में जैसे ही विशाल ने देखा कि मैडम सुन रही हैं, सावित्री ने भी देख लिया। उसके बाद में वो थोड़ा सा बात को घुमाते हुए विशाल बोलता है कि अरे जो भी है चलिए कोई नहीं, एक रात की बात है, रुक जाते हैं। उसके बाद में मैडम बोलती हैं कि सर मुझे आपसे कुछ कहना है। बोली कि आइए थोड़ा साइड से आपसे बात करनी है। तो विशाल को ले जाती हैं मैडम और बात करती हैं कि सर आप थोड़ा एक मेरा काम कर दीजिए, मैं आपकी माँ को आज ही यहाँ पर
रख लूँगी और आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। तो विशाल बोला कि क्या काम करना है। विशाल से वो मैडम बोलती हैं कि सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी उम्र हो चुकी है, उनके कई वर्षों पहले उनके जो बेटा बहू थे वो यहाँ पर छोड़ गए थे, लेकिन अपने नातियों से बहुत प्रेम करते थे। आज भी अपने पोते की इंतज़ार रहता है उनका कि मेरा पोता मुझे ज़रूर आएगा एक दिन मिलने के लिए, जो कि वो विदेश चले गए हैं। और आप बस मेरा एक छोटा सा काम करिएगा, आप उनके पोते बन के चले जाइएगा, कि बोल देने के मैं आपका पोता हूँ, मैं आपका नाती हूँ, ये बस बोल देना। अच्छा, विशाल ने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा उनके नाती का नाम क्या है और क्या है क्या नहीं है। बोली कि नहीं, मैं आपको उनके पोते का नाम बता देती हूँ, बस आप वहाँ पर उनसे बोल देना कि दादाजी मैं आ गया। ये जब उन्होंने बोला कि कैसे क्या पैसे, बोले कि आप बस थोड़े इतना सा काम कर दीजिए मेरा। जैसे ही विशाल को बोला कि ये काम कर दीजिए, विशाल ने बोला ठीक है, इतना है तो ही करना है। तो पहले तो असहजता महसूस हुई कि अरे कैसे क्या, मैं तो जानता नहीं हूँ कैसे क्या दादाजी, वो सब चीज़ें। उसके बाद में विशाल मान जाता है, बता देती हैं वो मैडम कि ये हैं वो बुजुर्ग बाबा, इनसे आपको इनका पोता बन के आपको जाना है। उसके बाद में दूसरे, क्योंकि वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग जो व्यक्ति रहते हैं वो आपस में एक क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, आपस में हर दुख दर्द को अपने शेयर करते हैं, बांटते हैं एक दूसरे से। तो दूसरा व्यक्ति जो बुजुर्ग था वो बैठा होता है कि और बताओ श्यामलाल कैसे हो, क्या हो। अरे बस कुछ नहीं, बस अपने पोते का इंतजार रहता है, कट रही है ज़िंदगी, जिस दिन आ जाएगा सुकून मिल जाएगा मुझे। वैसे ही दरवाजे पर आहट होती है। तो बोले कौन? तो जो विशाल होता है जाता है अपने वो व्यक्ति के, बुजुर्ग व्यक्ति के पास में, जिसको अपने पोते का इंतजार था कि मेरा पोता आएगा। उसके बाद में वो व्यक्ति जो विशाल था वो राहुल बन के जाता है कि दादाजी मैं आ गया, मैं आपका राहुल। जब राहुल बोला तो दादाजी खुश हो गए, अरे मुझे पता था तो एक दिन जरूर आएगा, मुझे पता था ये दोस्ती जरूर निभाएगा, मैं कैसे मेरा पोता दादा को भूल सकता था, और तुम्हारे लिए तो मैं जी रहा हूँ, मुझे इंतज़ार था तुम ज़रूर आओगे मुझसे मिलने के लिए। और ये कहकर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो गाल थे उनके पूरे अंदर धंस चुके थे, आंखें गड्ढे में थी, शरीर एकदम पंजर सा हो गया था, बिल्कुल शरीर में जान नहीं थी, समझ लीजिए। बस इंतज़ार था तो अपने नाती का इंतज़ार था उनको। उसके बाद में जब उनसे बात करते हैं, और कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी बोलते हैं मैं भी अच्छा हूँ, बस तुम अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूँ, इतना कहते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि राहुल मम्मी पापा तुम्हारे कैसे हैं, वो ठीक है ना? तो राहुल बोलता है कि हाँ दादाजी मम्मी पापा बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? तो अब क्या बोले विशाल कि अगर मैं अपनी बोल दूंगा कि मेरी शादी हो चुकी है फिर पत्नी के बारे में पूछेंगे, इसलिए विशाल बोल देता है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है दादाजी अभी। बोले अच्छा कोई लड़की हो, तो लड़की होगी, बताओ मुझे। नहीं नहीं दादा, अरे मुझे सब पता है, ये सब चीज़ें। दादाजी एक हंसी मजाक के मूड में अपने नाती से बात करते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हें पता है तो बचपन में कितनी जलेबियाँ खाते थे तुम राहुल, छोटे थे तुम्हारी माँ तुम्हें जलेबियाँ ज़्यादा नहीं खाने देती, ज़्यादा मीठा नहीं खाएगा, लेकिन तुम मुझे मेरा हाथ पकड़ के घुमाने के लिए लेके जाते थे और बोलते थे दादाजी मुझे जलेबी खानी, और मैं भी चुपके से तुम्हें जलेबी खिला दिया करता था। ये बात जो बोली कि यहाँ पर कल ही एक व्यक्ति जलेबी खिले, कुछ किसी का कुछ बर्थडे होता है या कुछ भी होता है तो वृद्धाश्रम में लोग मिठाइयाँ बंटवाते हैं, कल ही जलेबी बटी थी, मैंने तुम्हारे लिए एक पीस ये छत्ता ये निकाल के रखा है, एक टुकड़ा जलेबी का, इसको दिया। तो थोड़ा सा राहुल वो किया कि अरे जलेबी, लेकिन हाथ में ले ली, बोली कि मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है जलेबी। ये कहते हुए एक लंबी गहरी सी आहा वाली उन्होंने सांस ली और फिर से अपने आप में एक, क्योंकि नाती के आने से एक जो खुशी थी वो बयां नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतने वर्षों से अपने नाती का इंतजार कर रहे थे। अपने नाती से बोलते हैं कि राहुल बेटा तुम्हारे जो माँ बाप ने किया है वो अपने माँ बाप के साथ में आप कभी मत करना। वृद्धाश्रम में जिंदगी ऐसी हो जाती है जिसको मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। हमेशा लोग अपनों के इंतजार में एक सज़ा के रूप में काट देते हैं और सोचते हैं कि ये हमारी सज़ा है।
कौन नहीं चाहता है कि हम अपनों के साथ में रहें, जैसे भी हमारा जीवन कटे अपनों के साथ में कटे। लेकिन मैंने जो दर्द सहा है बेटा, ये दर्द अपने माता पिता को मत देना, ये सज़ा अपने माता पिता को मत देना। मैंने जो सज़ा सही है, ये जब बात राहुल को जब वो दादाजी बोलते हैं तो राहुल थोड़ा सा उदास हो जाता है, उदास मन से, और शांत हो जाता है राहुल। उसके बाद में राहुल से बातें करते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं कैसे हैं क्या। उसके बाद में राहुल बोलता है दादाजी बहुत समय हो गया, आप सो जाइए। दादाजी बोलते ठीक है बेटा, आप भी सो जाओ जाके, कल सुबह मिलते हैं, और एयरपोर्ट जाने से पहले मैं ज़रूर आपसे मिल के जाऊँगा दादाजी। ये राहुल ने दादा को वादा किया। उसके बाद में दादा जो थे बहुत खुश हो गए। राहुल ने अपने दादाजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और बोले दादाजी चलता हूँ, कल एयरपोर्ट जाने से पहले फिर आऊँगा मिलने के लिए। जैसे ही राहुल चारपाई से उठे वैसे ही दरवाजे तक आते हैं तो एक लंबी सी आह आती है, निकलती है सांस, और राहुल ने पलट के देखा तो दादाजी अपने बिस्तर पे नहीं रहे थे, उनकी मौत हो चुकी थी। जैसे ही राहुल ने देखा तो उसकी आंखें भर जाती हैं और आंसू आने लगते हैं उसकी आंखों से कि वो दादाजी जो कि पल भर के लिए जिससे मिले थे उनसे इतना लगाव हो जाता है और वो रोने लगता है कि वो नहीं रहे हैं। तुरंत जाता हूँ उन मैडम के पास में कि मैडम वो नहीं रहे हैं। मैडम बोलती हैं कि हाँ, वो इंतज़ार था उनको अपने नाती का, जो कि आज आप उनके नाती बन के गए, उनको जो चाहिए था वो उनको खुशी मिल गई और बस उनको जीने की अब कोई चाह नहीं बची थी, बस उनको ही, अपने नाती को ही उनको देखना था। ये जब बोला उन्होंने तो जो विशाल होता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ अपनी माँ के पास में आता है, थोड़ा सा उदास चेहरा, आंखें नम, माँ के पास में आता है और माँ से बातें करने लगता है। यहाँ पर बोलते हैं मैडम आते कि सर चलिए आप लोग भोजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वृद्धाश्रम में सारे लोग साथ में मिलकर भोजन करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो माँ और बेटे दोनों लोग जाते हैं, लेकिन राहुल को, जो कि थोड़ी देर की राहुल बना था, विशाल को बिल्कुल भी वो दृश्य हट नहीं रहा था उसकी आंखों से, जो कि दादा ने कहते हुए जाते हुए कहा था कि ऐसी सज़ा अपने माँ बाप को मत देना बेटा, जैसी सज़ा मुझे मिली है, ये वृद्धाश्रम में हमारे लिए एक सज़ा है। ये बात उसके दिमाग में, राहुल के दिमाग में टच कर जाती है। अब विशाल खाने के लिए तो जाता है लेकिन उसका खाने का मन नहीं कर रहा होता है, अपनी माँ के बाजू में बैठता है। माँ बोलती बेटा खाना खा लो, बहुत ज़्यादा उदास होता है विशाल। उसके बाद में माँ भोजन भी कर लेती लेकिन विशाल नहीं खाता है। उसके बाद में अपने कमरे में आ जाता है, माँ भी आ जाती है। माँ ने पूछा बेटा आपने कुछ खाया नहीं? बस मेरा मन नहीं था माँ आपने वो जो आलू के पराठे बनाए थे वो निकालिए, मुझे वो खाने हैं। माँ आलू के पराठे निकालती खुशी से, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो बेटे ने मना किया था कि नहीं मुझे नहीं खाना है। और उसके बाद में ऐसा क्या हुआ, बेटे के लिए आलू के पराठे निकाले। बेटा बोलता है कि माँ तुम्हें याद है कि मैं हमेशा आलू के पराठे बनवाता था और हमेशा आप मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। माँ आज भी मुझे आपके हाथों से ही आलू के पराठे खाने हैं। माँ खुश हो जाती है और अपने हाथों से तोड़ के अपने बेटे को आलू का पराठा खिला रही होती। ये जो मैडम थी वो इस दृश्य को देखती हैं और बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है उनको कि अरे वाह, एक माँ बेटा कितने प्यार से रह रहे हैं। उसके बाद में वो खा के और अपनी माँ की गोद में ही सिर रख के सो जाता है। जो विशाल था उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, माँ बेटे के बालों को सहला रही थी, प्यार कर रही थी, और फिर माँ भी सो जाती है। उसके बाद में जब माँ बेटे सो जाते हैं, जैसे ही सुबह विशाल देखता है घड़ी कि 8 बज गया। अरे माँ 8 बज गया, अरे मैं बहुत लेट हो गया हूँ माँ, मैं अभी चलता हूँ माँ, और मैं सीधा ऑफिस जाऊँगा माँ। और उस मैडम से बात करती कि मैडम मैं अभी चलता हूँ और मेरी माँ का ध्यान रखना, जो भी है जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं भेजता रहूँगा, जितना भी ज़रूरत होगा। उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता, अपनी माँ को प्रणाम करता कि माँ मैं चलता हूँ। और उसके बाद में जब ऑफिस जाता है राहुल, तो विशाल को बिल्कुल भी मन को नहीं अच्छा लग रहा था। वो वृद्धाश्रम में वो चेहरे, वो दादाजी के लिए जो राहुल बना था विशाल, थोड़ी देर के लिए उनका चेहरा याद आता है, उनकी कही हुई बातें याद आती हैं।
और वो जो वृद्धाश्रम में जितने लोग रह रहे थे उनके चेहरे बार बार घूम रहे थे विशाल के चेहरे के सामने, और अपनी माँ का भी चेहरा आ रहा था सामने, और वो दादाजी की कही हुई बात भी याद आ रही थी बार बार। पूरा दिन ऑफिस में विशाल काम तो कर रहा था लेकिन बिल्कुल भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसके बाद में विशाल घर जाता है। पत्नी थी, पत्नी बोलती है कि आप छोड़ के आ गए उनको? बोले हाँ छोड़ के आ गया हूँ। तो पत्नी बोलती हाँ सही है, कब तक हम उनको उनका बोझ ढोते? एक ना एक दिन तो उनको छोड़ना ही था, कब तक बोझ ढोते? अब जैसे ही पता चला, विशाल ने सुना कि पत्नी बोल रही बोझ ढोते, मेरी माँ को बोझ समझ रही है पत्नी, जिस माँ ने मुझे इस लायक बनाया, जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है आज। तो विशाल शांत था, बस क्लियर हो गया था विशाल को कि अब उसे करना क्या है। विशाल क्या करता है, विशाल पूरी रात विशाल को नींद नहीं आती है। तड़के सुबह उठता है और तुरंत ही ड्यूटी नहीं जाता है, ऑफिस नहीं जाता है, सीधे वृद्धाश्रम पहुंचता है। 2 घंटे उसको लगते हैं वृद्धाश्रम पहुंचने में। वृद्धाश्रम जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ अरे क्या हुआ सर, आप तो कल तो माँ को छोड़ के गए थे, अब आज अचानक से? बोली मेरी माँ कहाँ है, मुझे माँ से मिलना है। बोली माँ तो आपकी मंदिर गई है, आपका आज जितिया व्रत है, उन्होंने आपकी लंबी आयु के, आपकी खुशी जी भरे जीवन के लिए दुआएं मांगने के लिए उन्होंने आज व्रत रखा है, इस बुढ़ापे में भी। तो और भी जो विशाल था वो भावुक हो जाता अपनी माँ का ये जो देख कर कि माँ ने मेरे लिए व्रत रखा और मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के चला गया, मैं इतना स्वार्थी हो गया। उसके बाद में जो विशाल था अपनी माँ का इंतज़ार करता है, माँ आती, माँ के पैरों को पड़ता है, बोले कि माँ चलो साथ में चलना है। और जैसे ही पत्नी का कॉल आता है, पत्नी बोलती है अरे कहाँ हो, घर पे तो हो ही नहीं। कहाँ? बोली कि हाँ मैं वृद्धाश्रम में हूँ, मैं अपनी माँ को वापस लेने के लिए आया हूँ। तो पत्नी बोलती कि वृद्धाश्रम? माँ को तो वृद्धाश्रम में ही रहना था, हमें तो विदेश जाना है ना। तो विशाल बोलता है कि हमें विदेश नहीं जाना है, हमें अपनी माँ के साथ में यहीं रहना है। अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो रहो, नहीं तो तुम विदेश में अपने माँ बाप के साथ में आराम से रह सकती हो जाके, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ये शब्द विशाल के थे और विशाल फ़ोन को कट कर देता है। इतना कहकर उसके बाद में विशाल अपनी माँ को प्रणाम करता है और माँ को गले लगाता है कि माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं विदेश नहीं जाऊँगा माँ, और 1 साल बाद वीज़ा बना नहीं बना मैं नहीं रह पाऊँगा माँ। इसके बाद में जब माँ और बेटे दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं, जितने भी वृद्धाश्रम में लोग थे उनकी भी आंखों में आंसू भर जाते, वो मैडम की भी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि काश ऐसे ही मेरा भी बेटा मुझे एक दिन लेने के लिए आ जाए। हर पल उनकी आंखें निहारती हैं कि कोई भी सदस्य, मेरा घर का कोई भी सदस्य मुझे लेने के लिए आ जाए। उसके बाद में जब मैडम ने और देखा इस दृश्य को तो मैडम ने कहा कि क्षमा करना सर, हमने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि राहुल ने बोला कि उन मैडम को बुलाइएगा जिनके बिना कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होती, जो हेड है यहाँ की। तो वो बोलते हैं कि सर मैं ही हूँ यहाँ पर, यहाँ की हेड, मैंने आपसे झूठ बोला था, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। मैं देखना चाहती थी, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि वृद्धाश्रम में कैसे जीवन होता है बुजुर्ग लोगों का। तिल तिल अपनों के लिए तरसते हैं, वो पूरी ज़िंदगी जो अपनों के बीच में खपा देते हैं, पूरा जीवन अपनों के लिए खपा देते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। वही बच्चे चंद सुख के लिए अपने माता पिता को छोड़ के और बाहर चले जाते हैं, उनको माता पिता बोझ लगने लगते हैं। ये सब दिखाने के लिए मैंने आपको रोका था। बोलते बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे रोक कर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी आंखें खोल दी। एक रात मैंने जो यहाँ वृद्धाश्रम में देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी माँ को विशाल वापस लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, माता पिता जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम बच्चों को कभी भी स्वार्थ के वश होकर उनका एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके माता पिता हैं, आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करिएगा। और भगवान कभी भी किसी भी वृद्ध को वृद्धाश्रम का मुंह ना देखना पड़े, मैं तो यही कहूँगी। और बस इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बुजुर्गों की सेवा करिएगा, उनका सम्मान करिएगा, उनके साथ में रहिएगा। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा अपने बच्चे, नाती पंती, इन सब की ज़रूरत होती है बुढ़ापे में।
ओनली रोटी से नहीं होता है सब कुछ। प्यार प्यार चाहिए होता है बुढ़ापे में। सेवा जो बच्चे कर सकते हैं वो शायद और कहीं से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। तो बस यही कहना चाहूँगी, अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।